गाड़ी रुकते ही वो कशिश की जानिब मुड़ा। कशिश, कुछ भी हो जाए गाड़ी से बाहर नहीं निकलना। आप बाहर मत जाएं। कशिश को कुछ बुरा होने का एहसास हुआ। यमीन ने कशिश की बात को नज़रअंदाज करते ड्राइवर को हिदायत देता बाहर निकला। गन भी उसने साथ रखी थी। उसके निकलते ही गाड़ी लॉक हो गई। कशिश ने डोर ओपन करना चाहा लेकिन बेसूद। आदिल यमीन को देखता हुआ सामने आया। एक तरफ यमीन अपने साथियों समेत खड़ा था तो दूसरी तरफ आदिल। दोनों ही एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे। मीर यमीन सिकंदर, मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन जिसे तुम प्रोटेक्ट कर रहे हो मुझे वो चाहिए, उसे मेरे हवाले कर दो। मैं तुम्हें जाने दूंगा। आदिल ने ऊंची आवाज में अपना मुतालबा बयान किया। यमीन ने झटक के अपना सर नरफी में हिलाया और धीमी हंसी हंसा। आदिल, तुम जिसे मांग रहे हो वो मीर यमीन सिकंदर की सांसें हैं, और अपनी सांसें कौन किसी को देता है? यमीन का लहजा मजबूती लिए हुए था। आदिल मुंह देखता रह गया। इसने जो मेरे साथ किया इसकी तो इसे सजा मिलेगी, भले वो तुम्हारी सांसें क्यों ना हो। आदिल ने भी अटल लहजे में कहा। उसने दो प्यार करने वालों को मिलवाया। यमीन ने कशिश का दिफा किया। उसने मेरी जग हसाई की। दू बदू जवाब आया। माना कि उसका तरीका गलत था लेकिन उसकी नीयत साफ थी। यमीन ने धीमे लहजे में कहा। मीर यमीन सिकंदर, नीयत कौन देखता है? तुम नहीं जानते जब से ये हुआ बिना किसी कसूर के आज तक मेरे अपने मेरे खिलाफ हैं कि मैंने जानबूझ के दिल दुखाया उनका। मैंने सबको यकीन दिलाना चाहा लेकिन किसी ने नहीं किया। तब मैंने कसम खाई कि जो भी कसूरवार है, जिसने भी मुझे किडनैप करके सारी साजिश की, उसे मौत के घाट उतारूंगा अपने हाथों से। आदिल के लहजे में सख्ती यमीन ने महसूस की। ठीक है, अगर तुम सजा देना चाहते हो तो मुझे दे दो, क्योंकि मेरे होते तुम उस तक तो क्या उसके बाद तक भी नहीं पहुंच सकते। उसके किए उस अमल की सजा मैं लेने को तैयार हूँ। यमीन ने फौरन फैसला लिया। अगर कशिश का कसूर ना होता तो वो आदिल को उसकी औकात याद दिला देता, लेकिन वो जानता था कि कशिश ने गलत किया था उसके साथ। आदिल कहका मार के हंसा। उफ, ये मोहब्बत बंदे की जान ही ले लेती है। सोच लो मीर यमीन सिकंदर, जान भी जा सकती है, आदिल ने वार्न किया। यमीन ने आंखें मूंदते टटोला तो सिर्फ कशिश ही मिली। ठीक है, मुझे मंजूर है। यमीन ने गन नीचे गिरा दी और पलट के एक नज़र गाड़ी में बैठी हैरत की मूरत बने कशिश को देखा। कशिश का दिल बुरी तरह धड़का। कशिश, गाड़ी से बाहर नहीं आनी चाहिए। अपने गार्ड को पास बुलाते सरगोशी के अंदाज में कहा। सर प्लीज़, वो आपको मार। असफन ने बेबसी से बोला। परवाह नहीं यार, लोग मोहब्बत में जान लेते हैं। मीर या मीर की इश्क में जान चली जाए तो क्या गम। यमीन का ना लहजा डगमगाया ना ही उसके कदम। तुमसे जो कहा है वही करना, समझे? यमीन के लहजे में अब की बार सख्ती थी। वो लब भींचे रह गया। सभी गार्ड्स पीछे हट गए। यमीन सिकंदर का हुक्म था, इसे इतना मारो कि ये मर जाए। आदिल की ऊंची आवाज़ और करख्त आवाज़ कानों में पड़ी और आदिल के आदमी आगे बढ़े और एक ने यमीन को मुंह पे मुक्का मारा और वहीं खड़ा रहा, ज़रा सा अपनी जगह से हिला। खून की एक बूंद उसके होंठों से बही, जिसे उसने अंगूठे से साफ किया। दूसरी तरफ गाड़ी में बैठी कशिश तड़प ही तो गई। क्या 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 हो रहा है बाहर? कशिश पूरी तरह मचली थी और ड्राइवर से दरवाज़ा खोलने की जिद की थी। माफ़ कीजिए मैम, सर का हुक्म नहीं, ड्राइवर ने साफ मना कर दिया, जबकि सामने उसकी नज़रों के यमीन मार खाए जा रहा था। तुम पागल हो गए हो? मुझे मार रहे हैं, दरवाज़ा खोलो। कशिश ऊंची आवाज़ में चिल्लाई, साथ में बार बार दरवाज़ा खोलने की नाकाम कोशिश कर रही थी जो लॉक था। आंसू बह के गालों पे गिरते चले जा रहे थे। दरवाज़ा खोलो, अल्लाह का वास्ता है, खोल दो। वो देखो उनकी हालत, प्लीज़ खोल दो। कशिश मिन्नत पर उतर आई, लेकिन ड्राइवर जब्त किए बैठा रहा। अपने मालिक का हुक्म था, टालना उसके लिए मुमकिन ही नहीं था। एक और वार हुआ और यमीन ज़मीन पे गिरा। वहीं कशिश का सांस रुका। आंखें पूरी खोलती चली गई। यमीन की आंखें बंद होती देख उसका सारा जिस्म लर्जा। नहीं नहीं, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। इधर उधर देखा और ड्राइवर के साथ वाली फ्रंट सीट की जानिब बढ़ी और सामने सब चेक करने लगी। ड्राइवर उसे यूं करते देख हैरत ज़दा हुआ। मैम क्या कर रही हैं? उसने रोकना चाहा, लेकिन कशिश को अपनी मन चाही चीज़ मिल ही गई। वो गन थी, जैसे उसने यमीन को एक दो बार कशिश ने रखते देखा था। मैम डोंट डू दिस, आप मुझे जान से भी मार दो फिर भी, ड्राइवर ने फौरन से कहा। तुम्हें नहीं, खुद को। कनपट्टी पे पिस्टल रखी। अगर मेरे 3 गिनने तक तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो मेरी मौत के जिम्मेदार तुम होगे। कशिश का लहजा इतना मजबूत था कि एक लम्हे को ड्राइवर सोच में पड़ गया। एक, मैम आप ऐसा नहीं कर सकती, आप गन मुझे दें। ड्राइवर ने गन लेनी चाही। नो। 2, कशिश पीछे हटी। 3,
कशिश ने गन के ट्रिगर पे उंगली से दबाव डाला, जबकि नजरों में सिर्फ और सिर्फ यामीन था। रुके मैम, ड्राइवर हार मान गया। ड्राइवर ने दरवाजा खोल दिया। कशिश 1 मिनट की भी देर किए बिना गाड़ी से नीचे उतरी और यामीन की तरफ भागी। उसका सर उठा के गोद में रखा। रोने की वजह से उसकी हिचकियां बंद गई थी। यामीन, आप ठीक हैं? वो बोल भी नहीं पा रही थी। यामीन, जिसका दिमाग माउफ होता जा रहा था, कशिश की आवाज़ सुनाई दी तो दिमाग फौरन से जागा और धीरे से आंखें खोली। जाओ कशिश, दर्द जब्त करता हुआ बमुश्किल बोला। कशिश, जिसने रोते हुए नफ़ी में सर हिलाया, क्यों 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 ऐसा किया? मैम चलें यहाँ से। असफंद आगे बढ़ा। खबरदार जो मुझे छुआ भी तो। कशिश ने रोती आंखों से उसे डपट के रख दिया। यामीन ने असफंद को इशारा किया कि वो कशिश को ले जाए। आपने क्यों खाई मार? कशिश ने यामीन का चेहरा अपने हाथों में लेते बहुत प्यार और परवाह से पूछा। वाह वाह, क्या बात है। मोहब्बत में एक मरने को तैयार है और दूसरा उसकी तकलीफ से अपने आप ही मर जाएगा। आदिल ने मजाक उड़ाते हुए तालियां बजाईं। मैम प्लीज चले यहाँ से, असफद ने बेबसी से कहा। रुको, कोई भी हाथ नहीं उठाएगा। आदिल ने अपने आदमियों को रोका। चलो एक डील करते हैं। डील समझते हो? डील? आदिल ने यामीन को देखते शातिराना अंदाज में कहा, जबकि कशिश ने एक सख्त नज़र उस पर डाली। उसकी नज़र में एक तंबीह थी जिससे आदिल ने नज़रअंदाज कर दिया, और यही वो गलती कर गया। वो नहीं जानता था कि सामने कोई आम लड़की नहीं, कशिश है। कशिश यामीन सिकंदर। सुबह उसकी आंख खुली तो उसे अपना सर भारी भारी सा लगा। हाथ सर पे ले जाना चाहा लेकिन ना ले जा पाई। 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन उसका हाथ सर तक नहीं जा पा रहा था। धीरे से आंखें खोली तो खुद को अंधेरे कमरे में पाया। हाथों को बंधा हुआ पाया। अलीज़े के तो 14 तबक रोशन हो गए। हाउ कुड यू डू दिस यामीन? धीरे धीरे ज़ेर लब बड़बड़ाई। इतने में कमरे में रोशनी हुई। सामने उन तीनों को देख उसके माथे में बल पड़े और वो तीनों खड़े उसे अच्छा खासा घूर रहे थे। तुम लोगों ने मुझे यहाँ बांध रखा है, खोलो मुझे, अलीज़े चिल्लाई। समीर ने कान साफ किया। आहिस्ता भाभी साहिबा, गला बैठ जाएगा। मजाक उड़ाया। समीर, ये हमारी भाभी नहीं है। किरण ने समीर को डपटा। वाकई ये तो किसी की भी कुछ नहीं हो सकती, भगोड़ी, समीर ने मुंह बनाते हुए कहा। बकवास बंद करो। अलीज़े को भगोड़ी लफ्ज़ पे गुस्सा आया। एक बात बताओ अलीज़े चुड़ैल, जब तुम दफ़ा हो ही गई थी तो वापस क्यों आई? समीर ने सोचते हुए अलीज़े की बात नज़रअंदाज करते हुए पूछा। ओहो, तुम्हें नहीं पता? लालच, पैसे का लालच इसे वापस लेके आया। दावर ने भी लुकमा दिया। भूखी लालची चुड़ैल, समीर ने चिढ़ते हुए कहा। समीर, बुरी बात चुड़ैल नहीं कहते, किरण ने मसनूई अंदाज से टोका। मैं तुम लोगों का खून पी जाऊंगी, अलीज़े झटपटाई। देखा, समीर ने किरण की तरफ इशारा करके बताया। खून पीने की बात कर रही है, और खून कौन पीता है? चुड़ैल। तो ये चुड़ैल ही तो है, समीर ने इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया। वैसे अब इसका क्या करें? दावर सोच में पड़ गया। पंखे से उल्टा लटका देते हैं, खुदकुशी का केस डाल देंगे, समीर ने मशवरा दिया। नहीं, इस तरह तो हम फंस जाएंगे। इसे ना किसी गहरे समुंदर में फेंक आते हैं, वही मर जाएगी, किरण ने नफरत से कहा। लेकिन वहाँ कोई जानवर खा लेगा उसे तो, और ये बचा गई तो। समीर को ये आइडिया भी पसंद नहीं आया। एक काम करते हैं, इस पे चूहे छोड़ देते हैं, इसे नोच नोच के खाएंगे तो इसके साथ साथ इसका लालचपन भी मर जाएगा, दावर ने आइडिया दिया। उन सब के आइडियाज सुन के रीजे ऐसे ही मरने वाली हो गई। क्या क्या कहे जा रहे हो? उसने झुरझुरी ली। बचना चाहती हो? समीर और किरण को मजीद आइडियाज शेयर करता देख दावर ने लीजे के करीब आते राजदारी से पूछा। उसने आंखें फैलाई। एक ही सूरत है बचने की, दादाजी का पता बता दो और खुद को कानून के हवाले कर दो। दावर की बात पे अलीज़ा मुस्कुराई। मुझे बेवकूफ़ समझा हुआ है? जब तक वो बुढ़ा मेरे कब्जे में है तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। दावर ने एक जोरदार तमाचा उसे जड़ दिया। एक लम्हे को सभी चुप हो गए। खबरदार, जो मेरे दादाजी के बारे में एक लफ्ज़ भी गलत बोला हो तो यही जान ले लूँगा तुम्हारी। दावर बेइंतहा गुस्से में आ गया। किरण ने उसे बाजू से पकड़ा और कुछ भी मजीद करने से रोका। डोंट वरी ब्रो, पुलिस बस आती होगी, बाकी का काम वो खुद कर लेंगे, समीर ने भी अपना गुस्सा जब्त करते हुए कहा। पुलिस का सुन अलीज़े बुड़बुड़ाई। छोड़ो मुझे। वो एक बार फिर से तड़पी। हाजिक भाई को फ़ोन करो, किधर रह गए हैं? किरण ने समीर से कहा था। वो फ़ोन करने लगा, इतने में बाहर शोर शराबा हुआ। वो तीनों चौंके। लगता है इसकी बाकी चेलियां आ गईं, समीर ने खुश होते हुए कहा। ठीक है किरण, तुम यहीं रुको, हम बाकियों को भी यहीं लेके आते हैं, दावर किरण से कहता समीर के साथ बाहर निकला।
مجھے کھولو لڑکی ورنہ تم سب پچھتاؤ گے۔ علیزہ نے کرن کو دھمکایا لیکن اس نے بھی ناک سے مکھی اڑائی۔ کون ہو اور کیسے اندر گھسی چلی آ رہی ہو؟ سویرا بیگم یوں کسی عورت کو اندر آتا دیکھ سخت غصے میں آئیں۔ مالکن ہوئی اس گھر کی، حیات سکندر کی بیوی، اور یہ حیات سکندر کی بیٹی۔ فریدہ نے اپنا تعارف کروایا، ساتھ ہی اپنی بیٹی مدیحہ کا۔ بکواس بند کرو، جھوٹ بول رہی ہے یہ۔ اچانک حیات صاحب کی آمد نے وہاں موجود سبھی لوگوں کو چونکا دیا۔ بڑے بابا، سمیر چلایا۔ بابا، داور بھی بھاگتا ہوا آیا۔ بابا یہ سب کیسے؟ حیات صاحب کو زخمی دیکھ داور تڑپ ہی تو گیا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، اس عورت کو پکڑو، یہ چال باز عورت ہے، انہوں نے فریدہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جبکہ فریدہ اور مدیحہ حیات صاحب کو دیکھ دنگ رہ گئیں۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا ان کا پلان فیل ہو جائے گا۔ بس بہت ہو گیا، اب تو جھوٹ بولنا بند کر دو اور بتاؤ سب کو کہ میں ہی تمہاری بیوی ہوں۔ فریدہ نے ایک اور چال چلی اور اپنی بات پہ قائم رہی۔ سویرا بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حیات صاحب نے ایک نظر سویرا کو دیکھا اور پلٹ کے فریدہ کو۔ ہاں کی تھی تم سے شادی، بغل تھی وہ میری زندگی کی سب سے بڑی۔ ایک بے عزت کو عزت دینا چاہتی میں نے، لیکن عزت کہاں راس آتی ہے ایک طوائف کو۔ حیات صاحب کے سخت الفاظ وہاں موجود سبھی کو دنگ کر گئے اور اپنی اس بے عزتی پہ فریدہ آپے سے باہر ہو گئی۔ اپنی زبان کو لگام دو حیات، ورنہ کیا کر لو گی تم، بولو۔ حیات صاحب غصے سے آگے بڑھے۔ تم میری بیوی تھی، طلاق ہو چکی ہے ہماری، اور حق مہر کی رقم سے کہیں زیادہ میں تمہیں دے چکا ہوں۔ باقی رہ گئی اس لڑکی کی بات، تو اس کا باپ کون ہے یہ تم بھی جانتی ہو اور میں بھی۔ حیات صاحب کو آج تک کسی نے اتنا غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ ان کی بات پہ فریدہ سخت غصے میں آ گئی۔ مدد کے لیے نظریں ادھر ادھر دوڑائیں کہ شاید علیزہ نظر آ جائے۔ مما، اس سے پہلے کہ ہم یہاں در لیے جائیں، نکلیں یہاں سے، مدیحہ نے سرگوشی کی۔ دونوں ماں بیٹی باہر کی جانب بھاگی لیکن سامنے سے آتے حاذق سے ٹکرائیں۔ حاذق کے ساتھ پولیس بھی تھی۔ ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے اماں جان، آپ کو لیے جانے کے لیے شاہی سواری آ گئی ہے، لے جائیں انہیں۔ فریدہ کو پولیس کے حوالے کرتے حاذق نے اچھا خاصا طنز بھی کیا۔ بیٹا اسے کہیں مت جانے دینا، اس نے علیزہ کے ساتھ مل کے تمہارے دادا جی کو کڈنیپ کیا ہے، پوچھو اس سے کہاں ہے وہ۔ حیات صاحب نے روکا تو حاذق نے حیرانی سے فریدہ کو دیکھا۔ کتنا گر گئی ہیں آپ، چھی۔ حاذق کو جان کے دکھ ہوا۔ ڈونٹ وری بابا، دادا جی مل جائیں گے، یمین بھائی گئے ہیں انہیں لینے۔ داور نے ان کی تسلی کروائی۔ کب گئے وہ؟ حیات صاحب کا دل دھڑکا۔ رات کو ہی پتہ چلی تھی ان کی لوکیشن، تو رات کو ہی نکل گئے تھے۔ سمیر نے بھی تسلی کروانا چاہی۔ اب تک تو واپس آ جانا چاہیے تھا، کہیں وہ خود کسی مشکل میں تو نہیں۔ حاذق کو یمین کی ٹینشن ہوئی۔ حاذق نے یمین کو کال ملائی، نمبر بند ہے، حاذق پریشانی سے بولا۔ پولیس فریدہ اور مدیحہ کو پکڑ کے جا چکی تھی لیکن انسپکٹر علی شیر وہیں تھا۔ ڈونٹ وری، ہم انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، انسپکٹر نے تسلی کروائی۔ حاذق نے اسفند کو بھی کال کی لیکن بے سود، اسے یمین کو لے کے بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ اب سے تھوڑا پیچھے جائیں۔ رات کی اس پہر جہاں کشش یمین اور عادل کے بیچ دیوار بن کے کھڑی تھی۔ کیا ڈیل کرو گے تم ہاں؟ اب کی بار غصے سے پوچھا۔ عادل ایک لمحے کو اس کی آنکھوں کے ڈوروں میں کھو ہی گیا۔ تم جیسے لوگ ڈیل ہی کرنا جانتے ہیں، محبت کرنا نہیں، کشش نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ عادل خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ یو نو دیٹ، مجھے بھی کہیں نہ کہیں لگا کہ میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، جو بھی تھا تمہارا دل نہیں توڑنا چاہیے تھا، اس لیے سوچا تھا کہ تم سے مل کے تم سے معافی مانگوں گی، لیکن میں غلط تھی، تم تو بات کرنے کے بھی لائق نہیں، اور جو بھی ہوا تمہارے ساتھ بہت اچھا ہوا، یو ڈیزرو اٹ۔ بنا کسی لحاظ کے کشش اسے اچھا خاصا بتاڑ کے رکھ چکی تھی، جبکہ اس کی آنکھوں کے لال ڈوروں میں عادل کو اپنا آپ ڈوبتا محسوس ہوا۔ یمین جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو چکا تھا لیکن عادل کی آنکھوں کا مفہوم اسے چھپا نہ رہ سکا، دھیرے دھیرے چلتا کشش کے پاس آیا۔ عادل جو بے اختیار ہوتا ہاتھ بڑھا کے کشش کے گالوں پہ بہے آنسو کو چھونا چاہا، اس کے ہاتھ پہ یمین کی مضبوط گرفت پہ وہ بہت سٹ پٹایا۔ کشش نے بھی روئی آنکھوں سے اپنے یمین کو دیکھا جس کی گسیلی آنکھیں عادل پہ ٹکی تھیں۔ خبردار، یہ غلطی بھول کے بھی نہ کرنا، یمین شیر کی طرح گھررایا۔ عادل نے لب بھینچے اور اپنا ہاتھ جھٹکے سے چھڑایا۔ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا وہ دل پہ بوجھ سا محسوس کر رہا تھا۔ کشش نے یمین کا ہاتھ تھاما اور ایک مان تھا اس کے انداز میں۔ عادل ان دونوں کو دیکھ رہا تھا اور یمین عادل کو بنا پلک جھپکے دیکھ رہا تھا، جبکہ کشش کی نظریں صرف اور صرف اپنے عشق کا طواف کر رہی تھیں۔